ये प्रश्न भविष्य में दिख रहा है मुझे। ग्रैबन, रिफ्ट वैली, रैंप वैली। अब टाइम है आपके लिए कि आप पूरे ब्लॉक पर्वत के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, कीस्टोन हाइपोथेसिस को समझो। कीस्टोन हाइपोथेसिस में कहता है कि मान लो यह एक विशाल चट्टानीय श्रृंखला है, चट्टानीय खंड है। इसमें सामान्य भ्रंश का निर्माण तब होने लगता है जब तनाव मूलक शक्तियां कार्य करने लगती हैं, और ये जो यहां पर है यही स्लिप है। यहां से चट्टान इधर खिसकना शुरू करेगा तो यही स्लिप है। और ये आई और जे, आई जे क्या है हमारा? तनाव मूलक शक्ति है और स्लिप हो रहा है। तो ये जो लाइन यहां जो क्रैक बन रहा है, जो दरार बन रहा है, जो व्रंश बन रहा है, उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल फॉल्ट। ये दोनों तरफ नॉर्मल फॉल्ट का निर्माण हो रहा है। ये शिलाखंड ए, ये शिलाखंड बी, ये शिलाखंड सी। ये हमारा स्टेज 1 है। डायग्राम भी बनाते रहो। 2 में क्या होगा? 2 में होगा कि यही प्रक्रिया अगर जारी रही तो ये प्रक्रिया अगर जारी रही तो ये जो शिलाखंड हमारा है बी, ये हमारा जो शिलाखंड है ए बी, ये जो हमारा शिलाखंड है सी, ये नीचे की तरफ अवतलित होने लगेगा। और यही जो सी है यही कुंजी शिला है। सी हमारा है कीस्टोन, इसी को हम लोग कुंजी शिला कहते हैं। और ये नीचे की तरफ, ये जो पहले इस तरह से था, ये चट्टान नीचे की तरफ अवतलित हो गया है। क्यों अवतलित हो गया है? क्योंकि रॉक ब्लॉक ए, रॉक ब्लॉक बी दोनों विपरीत दिशा में संचरण कर रहा है। और जब संचरण कर रहा है तो यहां पर इसी को कहेंगे हीव। ये दोनों चट्टानों में हीव उत्पन्न हो गया है। इस स्लिप से अलग हट करके हीव है ये। और ये इसको हम लोग बोलेंगे, जो नीचे आ रहा है ये है डाउन थ्रोन ब्लॉक, और यही है हमारा कीस्टोन। तो ये हमारा कीस्टोन है, डाउन थ्रोन ब्लॉक है। इसको देखो ध्यान से। कितना तो आसान कर दिया है मैंने कि जब चट्टान इनिशियल क्रैक डेवलप होता है उसको स्लिप कहते हैं। फिर यही जब चट्टान खिसक जाता है दोनों तरफ, अब ए और बी दोनों तरफ खिसक जाएगा, तो जो मैकेनिकल फोर्स जो होल्ड करके सी को रखी थी वो मैकेनिकल फोर्स खत्म हो जाता है। इसके कारण ये अपने भार के कारण, अंडर इट्स ओन वेट, ये ग्रेविटेशनल सिंकिंग करने लगता है और चट्टान सी नीचे की ओर खिसकने लगता है। मान लो कि हम ही को 2 लोग ऐसे होल्ड करके पकड़ा हुआ है। अब दोनों ने मुझे छोड़ दिया और दोनों खिसक गया दूसरी तरफ, तो मेरा क्या होगा? हम तो नीचे की तरफ सिंक करेंगे ना। तो ये ग्रेविटेशनल सिंकिंग यही है। ये स्टेज 2 में ऐसा काम कर रहा है। अब स्टेज 3 में अगर आपने बना लिया हो तो स्टेज 3 में जब हम जाएंगे तो ये ब्लॉक पर्वत बिल्कुल इस तरह से निर्मित नजर आएगा। ये ब्लॉक पर्वत बन चुका होता है। और ये हमारा जो सी था यही कीस्टोन, यही डाउन थ्रोन ब्लॉक है। ये हमारा कगार है जिसको हम स्कार्प कहते हैं। ये हमारा हॉर्स्ट है। इधर भी ये स्कार्प बनेगा, इधर भी कगार बनेगा। यही हमारा हॉर्स्ट है। ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, हॉर्स्ट ही लिखा करो। ये जो हमारी घाटी है यही ग्रैबन है, ये ग्रैबन घाटी है। यही रिफ्ट वैली भी यही है, रिफ्ट वैली। All the rift valleys are graben, but not all the gravens are rift valley. इसको याद रखना है। सभी रिफ्ट वैली ग्रैबन होते हैं, लेकिन सभी ग्रैबन रिफ्ट वैली नहीं होते हैं। ये हमारा रॉक ब्लॉक ए था जो इधर विस्थापित हो रहा है,
ये हमारा बी है जो इधर विस्थापित हो रहा है। अब ये हमारा ब्लॉक पर्वत है। हॉर्स्ट एंड ग्रेबन टोपोग्राफी इसी प्रकार से बनता है। ये हमारा था थ्योरी नंबर 1, इसको नोट कर लो। इसी में आप एग्जाम्पल और केस स्टडी दिखा सकते हो। ये है वोसेजेज जो कि फ्रांस का ब्लॉक पर्वत है। ये है ब्लैक फॉरेस्ट। तुम्हारा एग्जामिनर कितना खुश होगा कि देखो ये विश्व के उदाहरण से समझा दिया। और ये है तुम्हारा राइन, ये राइन वैली यहां पर है। एक अद्भुत उदाहरण है इस मॉडल का। कीस्टोन हाइपोथेसिस यही है, उसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। अब ये यूपीएससी कीस्टोन हाइपोथेसिस करके पूछे तो घबराना नहीं है। ये हमारा ब्लॉक पर्वत वाला फॉर्मेशन का ही था, जिसमें 3 स्टेज मॉडल है। अभी कीस्टोन का ही है मॉडल नंबर 2। कुछ विद्वान पहले वाले मॉडल से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, संपीडनात्मक शक्तियों के कारण भी यही है हमारा कीस्टोन ब्लॉक पर्वत बनेगा। कैसे बनेगा? संपीडनात्मक शक्तियां कार्य कर रही है स्टेज 1 पे। तो ये जो हमारा ब्लॉक सी है, यहां पर क्या होगा? यहां पर रिवर्स फॉल्टिंग शुरू हो जाएगा। रिवर्स फॉल्टिंग शुरू होगा और सबसे पहले वही स्लिप फॉल्ट बनता है। स्लिप फॉल्ट बनने लगेगा दोनों तरफ में। और कीस्टोन, इस केस में क्या होता है कि कीस्टोन अप थ्रोन ब्लॉक हो जाता है। जो कीस्टोन है यानी सी है, ये अप थ्रोन ब्लॉक बन जाएगा। ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो सी ही ऊपर की तरफ पुश हो गया है। अब यहां पे देखोगे ये क्या काम कर रहा है? हीव है ये हीव इसी को कहते हैं। जब ऊपर की तरफ वर्टिकली रॉक ब्लॉक ऊपर चला जाए तो हीव हो जाता है। ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया है ये। और डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहां से यहां पे देखो ये हीव यहां बन रहा है और ये जो ऊपर की तरफ हुआ है इसको कहते हैं थ्रो, THROW। ये थ्रो हो गया है ऊपर की तरफ। हीव मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया है इसका। तो इस लाइन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहीं पे कौन सा भ्रंश बनेगा? रिवर्स फॉल्ट बना हुआ है। रिवर्स फॉल्ट बना हुआ है। और इसी में सेकेंड स्टेज में दिखा देते हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ आया है कॉम्प्रेशन के कारण, संपीडनात्मक बलों के कारण, तो ये बन जाएगा हॉर्स्ट। ये हॉर्स्ट हो गया। और इधर जो घाटी बनती है इसी को कहते हैं रैंप वैली। यही रैंप वैली है। अरे दोनों तरफ रैंप वैली बनेगा। रैंप वैली दोनों तरफ बन जाएगा। और ये जो ढाल बना है यही स्कार्प है ना। अब तुमको याद रखना है कि रिफ्ट वैली हो या रैंप वैली हो, इन सब के लिए या किसी भी तरह की भ्रंश घाटी हो, सबको हम लोग कहते हैं ग्रेवन। यानी ग्रेवन एक कॉमन शब्द है जिसका प्रयोग रैंप वैली के लिए भी होगा, रिफ्ट वैली के लिए भी होगा। लेकिन रिफ्ट वैली और ग्रेवन में अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। सारी दुनिया में जितने भी रिफ्ट वैली हैं सभी ग्रेवन हैं, लेकिन सभी ग्रेवन रिफ्ट वैली नहीं होते हैं। रिफ्ट वैली एक विशेष संरचना के रूप में तुमको यहां दिखेगा कि रिफ्ट वैली, देखो ये रिफ्ट वैली है। पहला तो रिफ्ट वैली किस शक्ति से बनेगा? तनाव मूलक शक्ति से। रिफ्ट वैली का पहला लक्षण तनाव मूलक शक्ति से बनेगा। दूसरा लक्षण, उसके दोनों तरफ कगार होंगे। दोनों तरफ कगार है, दिख रहा है ना, दोनों तरफ कगार बने हुए हैं। और तीसरा होता है कि डाउन थ्रोन वैली है। ये नीचे की तरफ अवतलित घाटी है, ये डाउन थ्रोन वैली है। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। ये 3 विशेषताएं जो इसकी होती है। और इसमें चौथा विशेषता होता है रिफ्ट वैली में कि इसमें सामान्य भ्रंशन होता है। सामान्य भ्रंशन होता है। तो ये 4 विशेषताओं को, रिफ्ट वैली के 4 विशेषताओं को नोट करो और इसको लिखो। और इसको डायग्राम से भी, अगर सिर्फ भ्रंश घाटी पूछता है तब भी आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप लिख सको। इतना फैक्ट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। अब ग्रेवन को देखोगे तो ये भी ग्रेवन है। रिफ्ट वैली को ग्रेवन कह सकते हो,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रैंप वैली को हम लोग देख लेते हैं एक बार और। रैंप वैली की क्या विशेषताएं होंगी? रैंप वैली की विशेषता नंबर 1 होगी, रैंप वैली की विशेषता 1 क्या है? तो ये संपीडनात्मक शक्तियों से इसका निर्माण होता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? कि इसके एक और कगार होगा, दोनों तरफ नहीं होता है, इसके एक और कगार होगा। तीसरी इसकी विशेषता क्या होती है रैम वैली की? इसमें व्युत्क्रमित भ्रंश होगा, व्युत्क्रमित भ्रंश पाया जाएगा, सामान्य भ्रंश नहीं मिलेगा। चौथा होगा ये एक तरफ हॉर्स्ट होता है, जबकि रिफ्ट वैली में क्या है? दोनों तरफ हॉर्स्ट होता है। रिफ्ट वैली में अगर आप जाओगे तो इसकी 5वीं विशेषता क्या है? दोनों तरफ हॉर्स्ट है। तो आप इसको लिख सकते हो कि दोनों तरफ हॉर्स्ट मिलते हैं, दोनों तरफ हॉर्स्ट मिलता है। कितने लोगों को रैंप वैली, ग्रैबेन, फॉल्टिंग के प्रकार ये सब एकदम क्लियर हो गया? जो कभी हीव क्या है, स्लिप क्या है, थ्रो क्या है, ऊपर या नीचे आया तो थ्रो है एक तरह का। वो स्लिप यानी उसमें क्रैक, दरार बनना, स्लिप हो जाता है अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस से, वो थोड़ा सा मूव करेगी। लेकिन अगर पूरा रॉक ब्लॉक पूरा ही मूव कर जाए, विस्थापित हो जाए, तो उसी को हीव कहते हैं।